गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, कम्युनिज्म वर्सेस सोशलिज्म, यानी कि साम्यवाद और समाजवाद। इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में क्या अंतर है। अक्सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म क्या एक है, इन दोनों के बीच में वो जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूज़न में हम इन दोनों को एक मान लेते हैं, और अगर इन दोनों के बीच में अगर बेसिक डिफरेंस है, कुछ इसमें अगर अंतर है, तो वो क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये बातों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ये कोटेशन देखेंगे कि ये कोटेशन क्या है। सोशलिज्म का ये जो नारा है, इसमें ये बात कही गई है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। हिंदी में जैसे हम इसको कहेंगे कि समाजवाद का एक तरीके का नारा है, एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, और इसमें ये बात कही गई है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। अब मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद, इसका क्या कोटेशन है, इसका क्या नारा है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इन दोनों जो कॉन्सेप्ट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन कुछ शब्दों का हेर फेर है। इन दोनों कोटेशंस में क्या अंतर है, ये पूरे वीडियो के अगर आप देख लेते हैं तो आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं समाजवाद से कि ये जो सोशलिज्म है इसके कौन कौन से थिंकर हैं। यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर, यानी जिसे हम कल्पनावादी जो समाजवादी विचारक कहते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये कुछ नाम रहे जो कि सोशलिस्ट थिंकर हैं, जो कि समाजवादी विचारक हैं, जिसमें सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर इत्यादि जो हैं आपके एक समाजवादी विचारक हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद क्या है, ये किस तरीके का वाद है, ये किस तरीके की व्यवस्था है, और ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है इसका क्या अर्थ है। अगर हम कम्युनिज्म और सोशलिज्म की बात करें, अगर हम पहले सोशलिज्म को देखें तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों ही एक तरीके का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है, एक तरीके का एक ऐसा वाद है जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बताता है कि किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि आय के जो स्रोत है, जो उसका वितरण है, वो किस तरीके से होना चाहिए, यानी कि समानता की बात करता है। ये दोनों ही वाद, इट्स मीन्स इज्म की बात की गई है, ISM, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ये दोनों ही विचारधाराएं, ये दोनों ही वाद कैपिटलिज्म को रिजेक्ट करती है, यानी कि पूंजीवाद को पूरी तरीके से नकारती है। ये कहती है कि पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म क्या करता है कि वर्किंग क्लास यानी कि जो मजदूर वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, उसका एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म ये दोनों ही जो है कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से नकारती हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए जो कि शोषण को बढ़ावा देता है, जो कि एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट करता है। हमें तो एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहाँ पर सभी को समानता मिले, जहाँ पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। तो यहाँ पर जो कम्युनिज्म है वो सोशलिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरीके से है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्क्सवाद और समाजवाद के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि समाजवाद क्या है, समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति के स्थान पर समाज को महत्व देता है। समाजवाद का मूल उद्देश्य ये है कि जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करना, इट्स मीन्स ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को पूरी तरीके से हटाना चाहता है। और ये सिद्धांत ये कहता है कि समाज में जो उत्पादन है, वितरण है और विनिमय के जो प्रमुख साधन हैं उस पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए और नियंत्रण होना चाहिए। इसका अर्थ ये है जैसे कि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म किस बात को बढ़ावा देता है, वो प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा देता है। यानी जो पूंजीवाद है वो किस तरीके की व्यवस्था है, पूंजीवाद ये कहता है कि जो व्यक्ति जैसा काम करेगा वो अपना स्वामित्व रख सकता है, वह अपना निजी जो है अगर फैक्ट्री चलाता है तो अपना मालिक है, वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। वो प्रोडक्ट का दाम फिक्स कर सकता है, वहाँ पर स्टेट नहीं करेगा इंटरफेयर।
और यहाँ पर जो ये ओनर होंगे, जो मालिक होंगे फैक्ट्री के, ये क्या करेंगे, ये अब जितने भी श्रमिक रखेंगे, जितने भी मजदूर काम करेंगे, उनका वेज यानी कि जो मजदूरी है उसको फिक्स करने का काम कैपिटलिस्ट क्लास करेगा, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग होगा। तो पूंजीपति वर्ग के पास सारी पावर है, जितने भी ओनरशिप होंगे, जितने भी स्वामित्व होंगे, वो राज्य या सरकार के पास नहीं होगा। सभी व्यक्ति यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, सभी प्रॉफिट करेंगे और प्रॉफिट करने के लिए वो सारे कार्य करेंगे जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। इट्स मीन्स कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होगा। एक जो कैपिटलिस्ट क्लास जो कि लैंड का मालिक है, लैंड का ओनर है, फैक्ट्री का ओनर है, बाकी सारे रिसोर्स उसके पास है, बिकॉज कैपिटलिस्ट क्लास हैज़ पावर, उसके पास इकोनॉमिक पावर है, उसके पास आर्थिक व्यवस्था जो है मजबूत है। और यहाँ पर फ्री मार्केट सिस्टम होगा। कोई भी व्यक्ति जो है कैसा व्यापार करेगा, किस तरीके का व्यापार करेगा, किससे करेगा, यहाँ पर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। आर्थिक जो ढांचा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, उत्पादन के साधन, ये सारे जो होंगे वो व्यक्ति के पास होगा, राज्य अथवा सरकार के पास नहीं होगा। तो यहाँ प्रॉफिट के चक्कर में ये होता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वह लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को डिनाई करता है सोशलिज्म। ये कहता है कि इस तरीके की अगर व्यवस्था होगी तो वो एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा दे रही है। अगर हर व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, वहाँ पर स्टेट इंटरफेयर ना करे, तो कोई भी बिजनेस क्लास जो है अपने लेबर को उतना वेज नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर वो चाहेगी कि हम कम से कम मजदूरी में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा लें। हम उससे ज़्यादा मजदूरी करवाएं, लेकिन हमको उसको जब पैसा देना हो, उसको वेज देना हो, उसको मजदूरी देनी हो, तो हम कम से कम दें, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए। तो सोशलिज्म यही कहता है कि यहाँ पर जो उत्पादन के साधन हैं, जो वितरण हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी अथॉरिटी है, वो किसी एक पर्टिकुलर के पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस सारे चीज़ों पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए, यानी कि स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। और स्टेट ऐसी नीति बना सके, ऐसी पॉलिसी बना सके जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार और उसके परिश्रम के बल पर उसको विकास के समुचित अवसर मिल सके। यहाँ पर जो सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, वो ये कह रहा है कि जो भी उत्पादन होगा, संपत्ति का उत्पादन या वितरण पर व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। ये समाजवाद का मूल है। ये विचारधारा इस बात में विश्वास करती है कि पूंजीवाद या मुक्त जो बाजार व्यवस्था है, यानी कि जो फ्री मार्केट सिस्टम है, वो जो अर्थव्यवस्था होगी, वो जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा, वो केवल धनी वर्ग को ही फ़ायदा पहुँचाएगी, उसको प्रॉफिट देगी। यहाँ पर तो जो निर्धन है, जो लेबर क्लास है, उनकी तो कोई पूछ नहीं है, उनकी तो कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, वो ये कह रहा है कि जो भी उत्पादन होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, उस पर समाज के सभी वर्गों का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि ये जो संसाधन है, ये जो रिसोर्सेज है, ये बटेगा कैसे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अनुपातिक होगा। कि जो संसाधनों का जो मालिकाना हक है वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास होगा, और जो भी प्रोडक्ट होगा वो सभी व्यक्तियों में बराबर बटेगा, किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। और अब चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी भी क्लास का हो, सभी को बराबर अवसर मिलने चाहिए, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सोशलिज़म की अगर हम बात करें, कि हिस्ट्री की बात करें कि सोशलिज़म का ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से आया, तो 19वीं सेंचुरी से हम कह सकते हैं कि समाजवाद जो है इसका उदय होता है। और 1800 से 1900 का जो समय है, समाजवाद धीरे धीरे उदित हो रहा था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो बिजनेस हो रहे थे, जो इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश हो रही थी, उसमें मशीन पर कार्य करने के स्थान पर अनेक मजदूर जो कार्य कर रहे थे, जो कि किसी भी तरीके से मानवीय नहीं है। चाइल्ड और फीमेल लेबर को बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि वो बच्चे और महिला जो हैं वो उनका लेबर सस्ता पड़ रहा था। अब 12 घंटे कार्य करने के बावजूद भी बेरोजगारी का जो खतरा बढ़ रहा था एक तरीके से। और समाजवादी जो विचारधारा है, जो सोशलिज्म है, जो सोशलिस्ट जो थॉट है, वो इन्हीं मजदूरों की समस्या को लेकर इमर्ज होता है कि कैसे इन मजदूरों को गरीबी से बचाया जा सके, कैसे इन औद्योगिकरण से ये
कि ये जो हॉरिबल कंडीशन है कि जो ये लेबर क्लास है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कैसे इसको दूर किया जाए। तो यहाँ पर समाजवाद ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग एज अ सोशल क्रिएचर, चूँकि मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है और जो भी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होगी वो समुदाय अथवा समाज की मदद के बिना नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये जो सोशलिज़म है वो एक तरीके की ऐसी बात कर रहा है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो समाज के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहते हैं और यहाँ पर उनको हर एक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर समाज के बारे में बात करना चाहिए, समाज की समस्याओं के बारे में बात करना चाहिए। इसीलिए जो सोशलिज़म है बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो विश्व बंधुत्व की बात कर रहा है या सभी के भाईचारे की बात कर रहा है, सभी को प्रोटेक्ट की बात कर रहा है। और यहाँ पर जो समाजवादी है वो उन सारे समाजों को, वो कैपिटलिस्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट है या कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको दूर करना चाह रहा है। और यहाँ पर ये जो समाजवाद है वो ये चाहता है कि समाज में सहयोग हो, क्योंकि कैपिटलिज्म से क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर हर व्यक्ति को छोड़ दिया जाए कि आप चाहे जैसा बिजनेस करें, आपके ऊपर है कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकें, तो उससे क्या होगा कि कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ेगा और हर व्यक्ति जो है हर व्यक्ति पर जो लेबर क्लास है उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर जो समाजवादी जो ये विचारक हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी मनुष्य समाज में हैं वो एक साथ खड़े रहें और समानता हो। यहाँ पर ये ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पर एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण ना हो, बल्कि एक ऐसा समाज हो कि जो मानव समानता पर आधारित समाज हो। तो यहाँ पर बहुत सारे थिंकर के नाम आपको दिख रहे हैं, चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन। ये लोगों ने बहुत किस तरीके से आंदोलन किए और उन्होंने पूंजीवादी समाज की आलोचना की कि किस तरीके से इस पूंजीवादी समाज के कारण जो है वो असमानता फैल रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उस वजह से कि वो जो माइनॉरिटी है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास जो कम संख्या में है और जो मेजॉरिटी में जो लेबर क्लास है जो बहुसंख्यक है, उनको किस तरीके से वंचित किया जा रहा है और इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसी सारी चीज़ों पर जो समाजवादी विचारधारा है वो बात करते हैं। ये जो समाजवादी विचारधारा है या जो समाजवाद है वो एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पर कोई भी बुराई ना हो, सब बराबर रहें, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और ये जो समाजवाद का जो विचारधारा है वो इक्वालिटी की बात कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है और ये पूंजीवादी का अंत चाहते हैं। अगर हम बात करें मार्क्सिज्म की, या जिसको हम मार्क्सवाद कह सकते हैं या जिसको हम साम्यवाद कह सकते हैं, यानी कि कम्युनिज़्म, इसके क्या हाइलाइट्स है, इसके क्या की पॉइंट्स हैं। तो मार्क्सिज्म या कम्युनिज़्म बात करते हैं कि क्लासेस की बातें तो सोशलिज़म में भी हुई कि हाँ, दो क्लासेस होंगी, दो वर्ग होंगे। पहला जो क्लास है वो प्रोलेटेरियन क्लास है, जिसको कि हम वर्कर कहते हैं, यानी कि जो कि मजदूर वर्ग हैं। और दूसरा है बुजुर्गा क्लास, यानी कि जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो कैपिटलिस्ट हैं, ओनर हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं और खेतों के मालिक हैं। यानी कि ये दो क्लास है और इन्हीं दोनों के क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इन्हीं दोनों क्लास के बीच में क्लास स्ट्रगल है। और इसी की वजह से मार्क्सिज्म या जो कम्युनिज़्म है वो बात कर रहा है कि दोनों क्लास के बीच में स्ट्रगल होने के कारण, दोनों ही वर्गों के बीच में संघर्ष होने के कारण रेवोल्यूशन होगा। और यहाँ पर मार्क्सिज्म बात कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप की, कि किस तरीके से ये प्राइवेट ओनरशिप के कारण ही हमें रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, या ये जो व्यक्तिगत जो स्वामित्व है वो किस तरीके से एक कारण है, एक रिज़ल्ट है क्रांति का। तो कम्युनिज़्म या अगर हम बात करें कि कैपिटलिज़्म जो है उसका रिज़ल्ट एक आया सोशलिज़्म की, किस तरीके से पूंजीवाद को ख़त्म करने की बात की सोशलिज़्म ने, और सोशलिज़्म का ही एक रूप है कम्युनिज़्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो समाजवाद है उससे निकल कर आता है साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद। जो साम्यवाद या मार्क्सवादी जो विचारक हैं वो है फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स। इन्होंने क्या बात की कि कम्युनिज़्म क्या है, जो साम्यवाद है वो क्या है।
साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो ये कहता है कि मीन ऑफ प्रोडक्शन अथवा जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उस पर किसी भी एक व्यक्ति या समूह के पास नहीं होगा, ये जनता के पास होना चाहिए। हालांकि कम्युनिज्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। कम्युनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि क्लासलेस और डिवीज़नलेस सोसाइटी, कि यहाँ पर एक ऐसा समाज बनेगा जहाँ पर कोई भी क्लास नहीं होगी, यानी कि वर्ग विहीन समाज। तभी जाकर जो है समाज में समानता आएगी। दूसरा ये कहते हैं कि नो स्टेट और गवर्नमेंट, यहाँ पर कोई भी राज्य नहीं होगा, कोई भी सरकार नहीं होगा। और यहाँ पर ये बात करते हैं कि नो मनी बेस्ड इकोनॉमी, यहाँ पर कोई भी ऊंच नीच, कोई भी वर्गीकरण नहीं होगा, कोई भी शासन व्यवस्था नहीं होगी, न ही डेमोक्रेसी होगी, न ही कोई मोनार्की होगी, कोई भी राज्य नहीं होगा। सब कुछ जनता का है, जनता ही अपना देखेगी, क्योंकि जनता अपने प्रॉब्लम्स को समझ रही है। तो यहाँ पर जो कम्युनिज़्म है वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से ये चर्चा करती है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो दो क्लास हैं, प्लोरिटेरियन क्लास और बुजुर्ग क्लास, यानी कि ये जो दो क्लासेस हैं, एक तरफ है पूंजीपति वर्ग और दूसरी तरफ है मजदूर वर्ग, या हम कह सकते हैं कि जो प्लोरिटेरियन क्लास है, इन दोनों के बीच में का जो झगड़ा है वो तब ख़त्म होगा जब प्लोरिटेरियन क्लास यानी कि जो मजदूर वर्ग है वो कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म कर दे। और वो कैसे करेगी? थ्रू द रेवोल्यूशन, यानी कि वो क्रांति के द्वारा ही जो मजदूर वर्ग है वह कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई, और इसके बाद जो है एंगल्स इसमें लिखते हैं कि सभी ऑल हिस्ट्री हैज़ बीन अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ऑफ स्ट्रगल बिटवीन एक्सप्लॉइटेड एंड एक्सप्लॉइटिंग, बिटवीन डोमिनेटेड एंड डोमिनेटिंग क्लासेस एज एट वेरियस स्टेजेज ऑफ सोशल इवोल्यूशन, यानी कि समाज में हमेशा से ही संघर्ष की स्थिति रही है। एक तरफ शोषक हैं और दूसरी तरफ शोषित वर्ग हैं। और यहाँ पर ये जो कार्ल मार्क्स हैं, ये जो फ्रेडरिक एंगल्स हैं, वो इस बात पर बल देते हैं कि एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण हो रहा है, और ये प्लोरिटेरियन क्लास तब तक नहीं जीत पाएगी जब तक कि रेवोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति के पास प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, जो कि कैपिटलिज्म में थी। कोई भी व्यक्ति का मालिक नहीं बन सकता है, गाड़ी का मालिक नहीं बन सकता है, सब कुछ जनता का है, पब्लिक का है, सब कुछ सबका है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने ये भी कहा कि किस तरीके से जो साम्यवादी समाज होगा वो किस तरीके की होगी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि सरकार नहीं होगी, सब कुछ जनता का होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी उसमें सरकार कैसी होगी, शासन व्यवस्था होगी, उसका शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की है कार्ल मार्क्स ने। लेकिन इन्होंने ये बात की कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पर वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा, और ये सभी व्यक्ति जो है मिलजुल कर काम करेंगे, मिल बांट कर खाएंगे, मिल बांट और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ये बात करते हैं कि अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द कम्युनल ओनरशिप ऑफ गुड। ये अब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो लेनिन है, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। लेनिन के नेतृत्व में रशिया में यानी कि रूस में बोल्शेविक क्रांति आई 1917 में, और उसके बाद जो है अगले 4-5 साल तक सिविल वॉर चला, और उसके बाद फाइनली जो है यूएसएसआर की यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का उदय होता है। यानी कि जो समाज जिस साम्यवादी सरकार की कल्पना की, जिस तरीके की साम्यवाद की कल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी, हालांकि वो कार्ल मार्क्स के विचारों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का जो श्रेय है वो लेनिन को ही जाता है। तो वो वहाँ पर बोल्शेविक क्रांति लाते हैं, और यहाँ पर जो है जो सोवियत यूनियन है वो इमर्ज होकर आता है। हालांकि सोवियत यूनियन जो है वो 1991 में कोलैप्स भी कर जाता है।
इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन कौन सी कंट्री है वर्तमान समय में जहाँ पर जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जहाँ पर, तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 5 ऐसे देश हैं जहाँ पर द सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट जो है वो पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे माओविज्म की बात की गई, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो दूसरा है वो है क्यूबा, तीसरा है लाओस, चौथा है वियतनाम और पांचवा है नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी का कॉन्सेप्ट है, और यानी कि एक ही पार्टी होगी, और इस कॉन्सेप्ट को स्थापित करने का जो श्रेय है वो लेनिन को जाता है। लेनिन जो है जब बात करते हैं वो रशिया में कि किस तरीके की सरकार होगी, तो उन्होंने कहा था कि एक वैनगार्ड पार्टी होगी, यानी कि सिंगल पार्टी होगी, कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी कि चुनकर दूसरी पार्टी आ जाए। तो कई बार हम ये कह सकते, ऐसा लगता है कि जो कम्युनिज़्म है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है कि अभी तक जो चला आ रहा था डिक्टेटरशिप ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, ये कैसे ख़त्म होगा, और यहाँ पर जो मजदूरों की तानाशाही है वो कैसे रहेगी, यानी कि जो प्रोलेटेरियन क्लास है वो कैसे रूल करेगा, तो वो तानाशाही करेगा। और ये तानाशाही होगी कैसे, तो वैनगार्ड पार्टी के माध्यम से, जिसकी बात जो है लेनिन ने रशिया में की थी। तो ये पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, जो कि लेनिन की खुद की पार्टी थी। और यहाँ पर स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई, यानी कि स्टेट कैपिटलिज्म की बात की गई। तो यहाँ पर जो लेनिन है वो यूएसएसआर में उन्होंने ये कहा कि सारी इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री है, वो सब जो भी है वो स्टेट करेगा, और यहाँ पर राज्य के पास ही अधिकार होगा। तो इस साम्यवादी व्यवस्था जो है वो चलती रही रशिया में। लेकिन आप देख सकते हैं कि रशिया, जो कि पहले यूएसएसआर का ही एक पार्ट थी, वो किस तरीके से फेल हो गई। यूएसएसआर का जब पतन हुआ तो साम्यवादी विचारधारा जो है वो पूरे विश्व में कम हो गई। अब बहुत ही कम देश है जहाँ पर साम्यवादी विचारधारा है। 1940 के, यानी जो 1940 और 1950 का जो दशक था, बहुत बड़ी संख्या में लोग साम्यवादी थे, लेकिन ये विचारधारा काफ़ी उन्हें अच्छी भी लगती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो साम्यवाद का जो पतन होने लगा, उन्होंने कहा कि जो है फ्री हेल्थ दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दी जाएगी, वो काफ़ी आदर्श व्यवस्था बन गई थी। अब यहाँ पर सरकार जो है निःशुल्क व्यवस्था, चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा अगर दे रहा है, तो कौन ऐसा देश होगा जो इस प्रकार की व्यवस्था को पसंद नहीं करेगा। कई देशों ने ये कोशिश की कि यूएसएसआर का अनुसरण करे और साम्यवादी व्यवस्था को अपनाए, कम्युनिज़्म को अपनाए, लेकिन धीरे धीरे जो है वो काफ़ी कारणों से जो है वो यूएसएसआर जो है जब पतन हो गया, तो साम्यवादी जो विचारधारा है उसका भी जो ग्राफ था वो नीचे होने लगा। अब ये विचारधारा आप देख सकते हैं कि केवल 5 ही कंट्री में है। फ़िलहाल हम लोग मार्क्सिज़म की बात करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा, किस तरीके से अपने जो आइडियोलॉजी थी उसके बारे में बात की। तो जो मार्क्स थे अपने आप को समाजवादी कहलाने की अपेक्षा साम्यवादी कहलाना पसंद करते थे। उनकी बहुत अच्छी बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उन्होंने साम्यवाद की स्थापना के लिए क्रांतिकारी साधनों की बात की, और उसी के द्वारा जो है वो ये कहते हैं कि जो श्रमिक वर्ग हैं वो किस तरीके से यूनाइट होकर, संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, यानी जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके खिलाफ अगेंस्ट जो है रेवोल्यूशन करेंगे और पूंजीवाद का सफाया कर देंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो साम्यवाद है, यानी कि जो कम्युनिज़्म है, वो सोशलिज़्म का ही एक पार्ट है। जो कम्युनिज़्म है वो सोशलिज़्म से ही निकला है, और साम्यवाद जो है वो एक ऐसी प्रणाली है अपने एक शाब्दिक अर्थ में, जो कि 2 आवश्यक सिद्धांतों की बात करता है, क्लास स्ट्रगल और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन क्लास। अगर हम लोग बात करें कि मार्क्सवाद और समाजवाद, यानी कि सोशलिज़्म और कम्युनिज़्म और मार्क्सिज़्म के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो साम्यवाद है, यानी कि कम्युनिज़्म जो है वो सोशलिज़्म का ही एक पार्ट है, और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो समाजवाद है वो साम्यवाद की स्थापना का एक चरण है, कि समाजवाद से ही निकलकर साम्यवाद जो आगे बढ़ता है। दूसरा बेसिक डिफरेंट ये है कि समाजवाद, यानी कि जो सोशलिज़्म है, वो चाहता है कि पूंजीवाद समाप्त हो, यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास के वो अगेंस्ट तो हैं, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से कैपिटलिज्म को, यानी पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। जबकि जो कम्युनिज़्म है,
जो साम्यवाद है, जो मार्क्सवाद है, वो चाहता है कि बिना रेवोल्यूशन के, बिना क्रांति के पूंजीपति वर्ग जो है या पूंजीवाद जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, यानी ये हिंसा की बात कर रहे हैं। तीसरा जो डिफरेंस ये है कि समाजवाद में राज्य को महत्व दिया जाता है, और यहाँ पर ये समाजवाद ये कह रहा है कि असमानता को दूर करने के लिए राज्य का होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि लोगों के बीच के जो डिफरेंस हैं, जो लोगों के बीच में जो अंतर है, जो एक्सप्लॉयटेशन का जो अंतर है वो ख़त्म हो। जबकि जो साम्यवाद है यानी कि जो कम्युनिज्म है वो ये कहता है कि स्टेट इज़ अ मशीनरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी राज्य जो है वो शोषण की एक संस्था है, और जब तक राज्य रहेगा वो हमेशा पूंजीपति को ही सपोर्ट करेगा, इसलिए राज्य का अंत हो जाना चाहिए। जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि समाजवाद राज्य का लोप नहीं चाहता है, जो सोशलिज्म है वो ये चाहता है कि राज्य रहे। और यहाँ पर जो कैपिटलिज्म में यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था में जैसा राज्य था वैसा न रहे, उसमें सुधार आ जाए। अगर इस राज्य में सुधार आ गया, अगर वो अपने नागरिकों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं कर रहा है, अगर वो प्रत्येक नागरिकों को समान मान रहा है, सभी नागरिकों को, चाहे वो धनी हो निर्धन हो, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्लास के हों, अगर उनके बीच में कोई अंतर नहीं कर रहा है, सभी को समान अवसर दे रहा है, तो वहाँ पर ऐसा राज्य होना चाहिए जिसकी बात समाजवाद यानी कि सोशलिज्म कर रहा है। लेकिन जो कम्युनिज्म है, जो मार्क्सवाद है, जो साम्यवाद है, वो ये कह रहा है कि देयर शुड बी अ क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी। यहाँ पर वो राज्य विहीन समाज की बात कर रहा है। न राज्य होगा तो वो किसी के बीच में डिफरेंस नहीं करेगा, और जब रेवोल्यूशन के बाद एक क्लास दूसरे क्लास को ख़त्म कर देगा तो यहाँ पर तो क्लासलेस सोसाइटी भी बन गई। जब एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का पूरा खात्मा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी कि केवल मजदूर वर्ग ही बचते हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है एक वर्ग विहीन समाज बन गया, और उस राज्य विहीन समाज में उस समाज में राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी एक दूसरे की परेशानी को जानते हैं, सभी एक दूसरे की समस्याओं को जानते हैं, और चूँकि सब एक ही वर्ग के हैं यानी प्लोरिटेरियन क्लास के हैं, तो कोई भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पर जो समाजवाद है वो निजी संपत्ति का विरोध कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो प्राइवेट जो ओनरशिप थी वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्टेट का कंट्रोल होगा, राज्य के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो सब में डिस्ट्रीब्यूशन करे। लेकिन जो कम्युनिज्म है, जो समाजवाद है, वो ये कह रहा है कि राज्य नहीं होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होना चाहिए, और लोगों के हाथों में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, वो एक लिबरल कॉन्सेप्ट है यानी उदारवादी कॉन्सेप्ट है, और जो साम्यवाद है यानी मार्क्सवाद है यानी जो कम्युनिज्म है, वो ये एक रेवोल्यूशनरी थॉट है, एक क्रांतिकारी विचारधारा है। तो यहाँ पर जो समाजवाद है यानी कि सोशलिज्म, वो समानता पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की बात कर रहा है, जहाँ पर कोई भी धनी निर्धन के बीच में कोई भी भेद ना हो, कोई भी इनजस्टिस ना हो, कोई भी डिफरेंस ना हो। और साम्यवाद ये कह रहा है कि सभी समान होंगे, क्योंकि कोई वर्ग ही नहीं होगा, कि किसी के हितों में कोई भी अंतर नहीं होगा, और यहाँ पर सभी के बीच में वास्तविक समानता होगी। तो यहाँ पर ये जो समाजवाद और साम्यवाद के बीच में जो बेसिक डिफरेंट ये है कि समाजवाद और मार्क्सवाद ये दोनों ये चाहते हैं कि इनका अंतिम लक्ष्य ये है कि सामाजिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, और यही जो है इन दोनों को जो है मजबूत बनाता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। हमने बात की थी एकदम स्टार्टिंग में कि ये दो कोटेशन की बात की थी, और जहाँ पर हमने ये कहा था कि जो साम्यवाद है जो समाजवाद है यानी सोशलिज्म, वो ये कह रहा है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। समाजवाद ये कह रहा है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, यानी कि जो जितनी एबिलिटी दिखाएगा, जो जितनी क्षमता दिखाएगा, यानी मजदूर वर्ग अगर ऐसा है कि उसके पास जितनी क्षमता है तो उसी के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर उसको सैलरी दी जाएगी, यानी जितनी उसकी वेज होगा, जितना उसका मजदूरी होगा, उसको उतना ही मिलेगा जितना उसने काम किया है, यानी जितना उसकी क्षमता है।
लेकिन मार्क्सिज्म में क्या बात की गई है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मार्क्स ये कहता है, मार्क्सिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है कि एक व्यक्ति, उसके पास बहुत क्षमता हो, वो बहुत शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट हो और उसने इतना काम कर दिया है कि वो उसके लिए उसको 10 लोगों की मजदूरी मिलनी चाहिए, मान लीजिए उसके परिवार उसको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि इसके परिवार में केवल 2 ही लोग हैं और दूसरी तरफ एक वृद्ध आदमी है या कमज़ोर व्यक्ति है और उसकी क्षमता कम थी, उसने कम काम किया, कम मेहनत किया, कम मजदूरी की, तो उसकी जाहिर सी बात है मजदूरी भी कम मिलेगी, तो उसके परिवार वालों का जो है वो वहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनके परिवार वालों को प्रॉब्लम होगी। तो मार्क्स ये कहता है कि आप काम करवाइए, लेकिन जिसकी जितनी नीड होगी उसी के हिसाब से उसको सैलरी देनी चाहिए। यहाँ पर जो ज़्यादा काम कर दिया, जो कि वो शारीरिक रूप से सक्षम है लेकिन उसकी नीड कम है, तो वहाँ पर उसको उतनी सैलरी न देकर वो सैलरी उस व्यक्ति को देनी चाहिए, वो जो वेज है उसको देना चाहिए उस वृद्ध व्यक्ति को, जो कि उसने कम काम किया है लेकिन उसका परिवार काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पर उसके परिवार को भी ध्यान में रखना यहाँ पर मार्क्सिज्म कहता है कि अगर वो कम काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके परिवार को भूखा मरना पड़े, इसीलिए उसने एबिलिटी कम दिखाई, उसके पास उसकी क्षमता कम थी, उसने मजदूरी कम थी, फिर भी हमको उसको ज़्यादा देना चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये तो कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मार्क्सिज्म कहते हैं कि सभी एक दूसरे के दुख को समझे कि हाँ चूँकि मैंने ज़्यादा काम किया लेकिन मेरे परिवार की नीड कम है, इसीलिए मेरी जो मजदूरी बनती है वो तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारी कम क्षमता थी लेकिन तुम्हारी नीड ज़्यादा है, तुम्हारी आवश्यकता मुझसे ज़्यादा है। ये तब होगा जब हम समाज में एक दूसरे के दुख दर्द को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मार्क्सिज्म की जो बात है, जो कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी विचारधारा ये कहता है कि सभी एक दूसरे को दुख दर्द को समझेंगे, क्योंकि सब एक ही क्लास के हैं, यानी प्लोरिटेरियन क्लास के। तब ऐसा समाज जो है वो सहयोगी होगा, यहाँ पर कॉपरेशन होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या कोई और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं, तो उस पर अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।